है। तो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, सार्कोइडोसिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं और ड्रग्स जो एसोसिएटेड होती हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के साथ। इसमें से यूएचएस के जो मैंने क्वेश्चंस है ना, आई वेंट थ्रू देम अगेन एंड अगेन और मैंने उनको जॉट डाउन करके लिटरली उनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस काफी हैं और ड्रग्स भी हजारों हैं, मगर you'll have to remember only a few of them, or literally I went through every UHS MCQ I could go through just to make sure कि I teach you the relevant thing from here. ठीक है, तो let's go on. अब restrictive और obstructive के बीच में we are going to see the difference before we go on. ठीक है, अब जो restrictive disease है, a person who's going to present it with it is going to have a stiff lung क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा extra tissue और fibrosis हो रहा है. Obstructive में the lung is not going to stiff, but it's going to be soft, but it's going to be more expansive, it's going to be more large. ठीक है, restrictive में there's going to be increased tissue, obstructive में जैसे emphysema में there's decreased tissue. अगर हम FEV1 versus FVC ratio देखें तो restrictive में normal होगी क्योंकि FEV1 भी reduce हो रही है और FVC भी reduce हो रही है. जब वो दोनों reduce होती हैं तो वो relatively normal ratio में चला जाता है. और obstructive में रेशियो कम हो जाती है जस्ट बिकॉज उसमें सिर्फ FEV1 रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, नाउ गो ऑन विद दिस के जो नॉर्मल है उसमें पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट रिस्ट्रिक्टिव में रहेगा नॉर्मल और ऑब्स्ट्रक्टिव में कम हो जाएगा. अब टाइप्स देख लो, जो रिस्ट्रिक्टिव होती है उसमें न्यूमोकोनियोसिस, सार्कोइडोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आएगा, क्रॉनिक में एक्यूट में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाएगा और ऑब्स्ट्रक्टिव का तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने पढ़ लिया है कि COPD अस्थमा ब्रोंकाइटिस होता है. COPD अस्थमा अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख ले. ठीक है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड यू हैव टू सी दोज. आगे चलते हैं. वी नो के रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है. अब हम आगे चलेंगे टू मेक दिस डिफरेंस इवन मोर क्लियर. ठीक है, अब नाउ वॉच. जो राइट साइड है ना जहां पे लिखी हुई फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ. यू डोंट हैव टू सी दिस राइट नाउ. व्हाट यू हैव टू सी राइट नाउ इज इस डायग्राम को. अब नॉर्मल लंग को देखो, इट्स नॉर्मली लार्ज और रिस्ट्रिक्टिव लंग को देखो ये छोटा हो गया है. ठीक है, इट्स रिलेटिवली स्मॉल एंड दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइबर्स बन रहे हैं. बहुत ज्यादा फाइबर्स बनने की वजह से क्या होता है, इवेंचुअली जो लंग है वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर जाता है, एयर स्पेसेस कवर होना शुरू हो जाती हैं और लंग छोटा होना शुरू हो जाता है. ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आएगा, ब्रोंकाइटिस, COPD, अस्थमा. रिस्ट्रिक्टिव में क्या आएगा, सार्कोइडोसिस, न्यूमोकोनियोसिस में सिलिकोसिस, कोल की जो डिजीज होती थी वो वाली, कोल वर्कर्स निमोनिया आ जाएगा, रेडियोलॉजी न्यूमोनाइटिस आ जाएगा. ये सारी आएंगे रिस्ट्रिक्टिव के अंदर. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज सार्कोइडोसिस. ये तुमने रिस्ट्रिक्टिव में हमेशा याद रखनी है कि दीज आर एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव. अब हम रिस्ट्रिक्टिव में होता है क्या, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है और हालात क्या होते हैं वो देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव. अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वे कि तुम लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन का देखो कि उसकी ब्रोंकियोज भी ठीक है, उसकी एल्वोलाइज भी ठीक है और वो आराम से सांस अंदर ले सकता है और निकाल सकता है. ठीक है, जो एस्थमा वाला पेशेंट है उसकी एल्वोलाई ठीक है मगर उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से the airways they are inflamed और वो पतली हो गई है, मगर जो alveoli हैं they are fine in asthma. या फिर अगर आप COPD की एग्जांपल ले लो तो COPD में alveoli बड़ी हो जाती हैं मगर at the end of the day वो alveoli छोटी नहीं होती. ठीक है, एयरवे पतली हो जाएगी मगर alveoli बड़ी ही रहेंगी, छोटी नहीं होंगी. अब आप रिस्ट्रिक्टिव की तरफ आओ. लुक एट रिस्ट्रिक्टिव, हर तरफ फाइबर्स बन गए हैं, ओवरऑल एल्वुलाई का भी साइज रिड्यूस हो रहा है, एयरवेज का भी साइज रिड्यूस हो रहा है, सब चीजों का साइज रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, एवरीथिंग इज रिड्यूसिंग डाउन इन रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज बहुत ज्यादा फाइबर्स इकट्ठे हो गए उसके इर्द गिर्द. एवरीवन ऑन बोर्ड, सबको समझ आ रही है कि रिस्ट्रिक्टिव में ऑब्स्ट्रक्टिव में फर्क क्या होगा और नॉर्मल कैसे होता है पेशेंट. एवरीवन ऑन बोर्ड, से यस इफ यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, किसी क्वेश्चन है तो पूछ ले भी. बस परफेक्टली फाइन, जबरदस्त. अब नाउ लुक एट द टॉप ऑफ द डायग्राम. ठीक है, अब टॉप ऑफ द डायग्राम में देख रहे हैं कि हम कितनी गैस एक्सेल कर सकते हैं, हाउ मच गैस और हाउ मच एयर यू कैन पुट आउट फ्रॉम योर माउथ व्हेन यू हैव दिस डिजीज.
नॉर्मल बंदे में तो वो आराम से निकाल रहा है। अब एस्थमा में देखो, उसकी कैपेसिटी ठीक है, द कैपेसिटी टू स्टोर एयर इज आइदर इंक्रीज और नॉर्मल, बट ही कैन नॉट टेक आउट एयर। उसकी FEV1 रिड्यूस हो रही है। द अमाउंट ऑफ एयर ही कैन टेक आउट इन 1 सेकेंड, दैट इज रिड्यूसिंग। ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्टिव वाला है, नॉर्मल से कंपेयर करो, इसकी एयर कम है मगर इसकी कैपेसिटी भी कम है। तो FEV1 जो 1 सेकेंड में वो एयर निकाल सकता है वो भी रिड्यूस हो रही है, और जो पूरी कैपेसिटी ऑफ द लंग है वो भी रिड्यूस हो रही है। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब दोनों रिड्यूस होगी तो इनकी रेशियो इक्वली प्रोपोर्शनेट रहेगी और वो 0.7 से ज्यादा रहेगी। वाइल इन ऑब्स्ट्रक्टिव वो 0.7 से कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि जो FEV1 है वो रिड्यूस हो रही है मगर FVC आइदर नॉर्मल है या वो इंक्रीज हो रही है। कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू टेक आउट एयर बोथ रिड्यूस इन रिस्ट्रिक्टिव, मगर जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें कैपेसिटी या तो इंक्रीज कर जाएगी मगर जो एयर निकालने की एबिलिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। समझ आ रही है? एवरीवन ऑन बोर्ड? किसी को भी क्वेश्चन है? अगर समझ नहीं आए तो आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन। से यस, because this is very conceptual and I want you to tell me if you understand this or not. मरियम कह रही है रिपीट, सैम कह रहा है रिपीट। अच्छा अब इसमें पॉइंट ये है, देखो जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है ना उसमें आपके फाइबर्स बन गए हैं, तो जो लंग्स की कैपेसिटी ना उसके ऊपर फाइबर चढ़ना शुरू हो गए, जो एयर इकट्ठी करने की जो कैपेसिटी वो भी रिड्यूस हो गई है। मगर जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें कैपेसिटी रिड्यूस नहीं, क्योंकि आपके तो बेसिकली एल्विलाइज या तो ठीक है या वो बड़े हुए हुए हैं ना, या कोई टिश्यू तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना, लंग के अंदर फाइब्रोसिस तो ना वो चिपका तो नहीं ना लंग। रिस्ट्रिक्टिव में तो लंग में इतने ज्यादा फाइबर्स बन गए हैं कि हुआ क्या है कि उस फाइबर्स ने दे हैव टेकन ऑल ओवर द एरिया वेयर द एयर वाज सपोज्ड टू गो इन एंड स्टोर। तो उससे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव में उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, एस्थमा में उसकी कैपेसिटी कम नहीं होती। समझ आ रही है? और COPD और एस्थमा में कैपेसिटी आइदर इंक्रीज करती है या सेम रहती है, रिस्ट्रिक्टिव में रिड्यूस कर जाती है। एस्थमा वाला क्योंकि उसकी एयरवे इन्फ्लेम्ड है, COPD वाला क्योंकि उसकी एयरवे इन्फ्लेम्ड है, ब्रोंकिटिस वाला क्योंकि उसकी एयरवेज में बलगम पड़ा हुआ है, वो एयर नहीं निकाल सकता। मगर जो रिस्ट्रिक्टिव वाला है उसकी एयरवेज ठीक है, वो एयर निकाल सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल से रिस्ट्रिक्टिव वाले को कंपेयर करें तो वो रिलेटिवली कम ही एयर निकालेगा, क्योंकि ओवरऑल उसकी कैपेसिटी जो है एयर निकालने की वो ही कम हो चुकी है। समझ आई? अब समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो बता दो। कंप्लीटली ऑलराइट। रिस्ट्रिक्टिव वाला कम एयर निकालेगा क्योंकि उसके लंग्स में एयर की जगह ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ फाइबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ आगे एक और एग्जांपल। इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो FE1 वर्सेस FEC रेशियो है ना वो 0.7 याद रखना, इसमें 0.8 लिखी हुई है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में देखो कि लिमिटेशन ऑफ एयर फ्लो होगी क्योंकि पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब रिस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है कि रिड्यूस्ड एक्सपेंशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा हो गई है, जिसकी वजह से डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो रिलेटिवली कम एयर निकालेगा और कम एयर लेके भी जाएगा। जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है ही कैन इनहेल एयर प्रॉपरली, मगर रिस्ट्रिक्टिव वाला है उसकी इनहेलेशन भी कम हो जाएगी और उसकी एक्सहेलेशन भी कम हो जाएगी, बिकॉज उसके लंग्स ही खराब हो गए हैं, फाइबर्स ही फाइबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स तुम लोग को पता है। टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल होती है, रिस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज होती है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल होती है, रिस्ट्रिक्टिव में रिड्यूस होती है। FE1 ऑब्स्ट्रक्टिव में रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल या रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस इसलिए होता है क्योंकि उसकी जगह ही कम हो गई है ओवरऑल लंग्स की। और FE1 FEC रेशियो 0.7 याद रखना, यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है। अब नाउ आई वांट यू टू लुक एट द ग्राफ। ये सारा तुमसे कोई पूछेगा नहीं, रिमेंबर दिस, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस। ये जो ग्राफ बना है कोई पूछेगा नहीं, दिस इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ। नाउ लुक एट द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड द रिस्ट्रिक्टिव ग्राफ्स। अब इसमें वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ्स हैं ये। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव वाले पे फोकस करो। ऑब्स्ट्रक्टिव वाला इवेंचुअली नॉर्मल जितनी वॉल्यूम और एयर निकाल लेगा टाइम के साथ साथ, मगर वो, अब इसकी स्टीपनेस देखो, ये कम स्टीप है और ये ज्यादातर फ्लैट है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एयर निकाल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव वाला। ही कैन टेक आउट एयर स्लोली,
he can take out air very in a lesser amount, but वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, सारी एयर निकाल लेगा अगर हम उसको कुछ ना कुछ करें, फोर्स करें, वट एवर वी डू, ठीक है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव वाला है, रिस्ट्रिक्टिव वाले की जो ओवरऑल वॉल्यूम निकालने की कैपेसिटी ही वो ही रिड्यूस हो गई है। अब उसका जो कर्व है वो स्टीप है, क्योंकि वो एयर आराम से निकाल सकता है, ही कैन एक्सेल आउट इजीली, बट ही कैन नॉट एक्सेल एज मच एयर अ नॉर्मल पर्सन कैन। एवरीवन ऑन बोर्ड? समझ आ गई है ग्राफ्स दोनों? दिस इज ऑल फॉर योर कॉन्सेप्ट। आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू गाइस, और ये मैंने ऐड भी इसलिए किए इर्द गिर्द से हर जगह से, ताकि द प्रॉब्लम विद दिस इज कि द कॉन्सेप्ट इज वेरी हार्ड, इट्स वेरी easy for you to understand. It's very hard for you to understand because the concept is hard in this a little bit. अब तुम बुक पढ़ोगे तुम्हें आ जाएगी। मैम बहुत अच्छी बातें कर रही हो, वेरी नाइस, मैसेजेस पढ़ लें if anyone want to see what she's saying, ठीक है आगे। अब डिफ्यूज पेरेन्काइमल डिजीज और इंटरस्टिशियल डिजीजेस होती क्या है, ठीक है। These are group of diseases जो pulmonary interstitium को अफेक्ट करती हैं और alveolar lumen को अफेक्ट करती हैं। उन सब की, इन सब डिजीज के फिजिकल साइंस, पीएफटीज और रेडियोलॉजिकल साइंस काफी हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे बुरा प्रोग्नोसिस होता है वो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का होता है, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया का होता है। इन दोनों के पास हमारे पास इलाज नहीं होता, और इन दोनों को हम ठीक नहीं कर सकते, आमतौर पे बड़ा मुश्किल से ठीक होती है। अब जो इनके सिम्टम्स हो गए पेशेंट के, एक्सर्शनल डिस्निया होगा और नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी। याद रखना, एक्सर्शनल डिस्निया और नॉन प्रोडक्टिव कफ आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लिनिकली एग्जामिन करोगे तो कोर्स क्रैकर्स होंगे, साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन नजर आएंगे। मुझे कोई बता सकता है कल की क्लास में साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होते हैं? चैट बॉक्स में एनीवन कैन टेल मी साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होगा? जब पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो दो तीन चीजें होती हैं साइंस में। जेवीपी रेज्ड, सिंकपी सिम्टम है, गुड। हीव होगी, गुड। जेवीपी रेज्ड, यस। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो एनलार्जमेंट ऑफ द राइट साइड हो जाएगी, पेरिफेरल एडीमा हो सकता है क्योंकि आप का राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। पी2 लाउडर, वेरी गुड माहम, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। पी2 लाउडर, बिलावल, वेरी गुड। पीडल एडीमा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक्सीलेंट गाइस, दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट आई वांटेड, गुड जॉब, वेल डन, ठीक है। अब क्लबिंग हो सकती है पेशेंट्स में, लेकिन हमेशा क्लबिंग होती नहीं है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में, मेजॉरिटी में होती है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज जिसमें नहीं होगी, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखोगे तुम। और कोर्स एंड फाइन क्रैकर्स के बीच में डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी डू एग्जामिनेशंस। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा? रेटिकुलर पैटर्न नजर आएगा या रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न नजर आएगा, जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। पीएफटीज देखेंगे, जैसे हमने देखा है पीएफटीज में रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा हमें, ठीक है। ये सारा कुछ होगा इसमें। अब हम इसे क्लासिफिकेशन में आते हैं, डेविडसन ने बनी हुई है। तो डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज है ना, या तो वो ड्रग्स या एसोसिएशन विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ होगा, या तो वो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होंगी या एसोसिएशन विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होगा, ठीक है। जो हम डिस्कस करेंगे एंड में, दो टेबल्स हैं इसके, और कुछ भी इसमें डिस्कस करने वाली बात नहीं है। इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसको हम डिवाइड करते हैं दो में, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस और इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया अदर देन आईपीएफ। हम इसमें से सिर्फ आईपीएफ पढ़ेंगे, ये जो बाकी 6 है ना, ये सिर्फ सर खुरम को पसंद है और वही सिर्फ तुमसे पूछेंगे, और उसका एक टेबल है सीएमटीडी की तरफ से, वो मैं इस लेक्चर के बाद ग्रुप पे पुश कर दूंगा, वो तुम लोगों ने खुद पढ़ना है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ वाइवा के लिए है। जस्ट आईपीएफ इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्रैनुलोमेटस में सार्कोइडोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चक स्ट्रॉस को और हम क्या कहते हैं वेगनर्स को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो किडनी में साथ कवर हो जाएंगे। और जो अदर फॉर्म्स ऑफ, जो आखिरी है अदर फॉर्म्स ऑफ डीपीएलडी, जिसमें हिस्टोसाइटोसिस एक्स और लिम्फेंजियोलेलोमायोमाटोसिस, व्हाटएवर दिस इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू नो दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स गो आगे, आईपीएफ की तरफ चलते हैं। जो सॉरी, आईपीएफ से पहले हम देख लेते हैं इनकी हिस्ट्रीज, इनके हम इंपॉर्टेंट क्या क्या करते हैं हम पेरेन्काइमल लंग डिजीज में। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, देखो, whenever we do diagnosis in medicine, one of those things are which are called important diagnostic investigations, and the other is supportive diagnostic investigations. जब आपके पास आईएलडी का पेशेंट आएगा ना,
जो इंपॉर्टेंट है वो आपने HRCT और बायोप्सी करानी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रेडियोलॉजी और पल्मोनरी फंक्शन आ जाएगा। रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्स करा लोगे, HRCT कराओगे और पल्मोनरी फंक्शन भी करा लोगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। PFTs, HRCT, बायोप्सी ये इंपॉर्टेंट है कराने हैं। अब सपोर्टिव क्यों कराओगे? सपोर्टिव आर बेसिकली टू फाइंड आउट कि वो किस टाइप की ILD है। जैसे कैल्शियम करा लोगे सार्कोइडोसिस में मिल जाएगा, LDH करा लोगे वो एक्टिव एल्वुलाइटिस में मिल जाएगा। ये बाकी सारी तुम बाद में लिख लेना, लेकिन व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ILD लग रहा है कि है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न लग रहा है तो तुमने HRCT, बायोप्सी, PFTs तो तुम लिख दो। लेकिन अगर तुम्हें विनियट से और क्वेश्चन से शक हो रहा है कि और भी हो सकती है कोई और डिजीज, देन यू राइट डाउन योर सपोर्टिव डायग्नोसिस के इसका मैं कैल्शियम करा लूंगा सार्कोइडोसिस रूल आउट करने के लिए। ठीक है, मैं इसका क्या करा लूंगा, लिवर बायोप्सी करा लूंगा सार्कोइडोसिस रूल आउट करने के लिए। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन चेक कर लूंगा सार्कोइडोसिस करने के लिए, देखने के लिए। ऑटो इम्यून स्क्रीन कराऊंगा, NTCCP कराऊंगा क्योंकि ये राइज होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। मेन डायग्नोसिस इज ऑलवेज HRCT, बायोप्सी एंड योर PFTs। बाकी जो सारे हैं वो सपोर्टिव डायग्नोसिस है, ये तुम याद रखना, ये रिस्ट्रिक्टिव के लिए स्पेसिफिक बात है। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, एवरीवन ऑन बोर्ड, सबको समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है अभी तक? टेल मी यस इफ एवरीवन इज ऑन बोर्ड। समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक्स और सपोर्टिव डायग्नोस्टिक्स के बारे में समझ आ गई बात? मैंने वैसी समरी बोली है, इसको रिपीट क्या करूं, कर देता हूं। चलो, इंपॉर्टेंट होती हैं HRCT, बायोप्सी और PFTs। और जो इन्वेस्टिगेशन जो आपने बाकी करानी है सपोर्टिव, उसमें आप डिफरेंट डिजीजेस के अकॉर्डिंग और उनके साइंस और सिम्टम्स के मुताबिक कराते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज डिजीजेस। दैट्स इट। जिसमें NTCCP भी करा लोगे, जिसमें आप ये सारी चीजें करा लोगे जो इसमें टेबल में लिखी हुई है। डेविडसन का टेबल है, पढ़ लेना, ये सारी सपोर्टिव डायग्नोसिस के बारे में। रेडियोलॉजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और HRCT वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर हालत में कराने तुम लोगों ने पेशेंट के आते ही। आगे चलो, अब हम आते हैं IPF के ऊपर। ठीक है, IPF इज बेसिकली प्रोग्रेसिव फाइब्रोजिंग निमोनिया। पैटर्न्स इसके होते हैं यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया जैसे। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किस चीज के साथ है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से है। वायरस का पूछेगा कोई नहीं, लेकिन EBV के साथ कोरिलेटेड होता है, ये बस याद रखना। ठीक है, ये डेविडसन की बातें हैं, इनमें से कभी कभार सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। IPF हम पढ़ रहे हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एन इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। हमने ILDs को 4 में डिवाइड किया था, हम सेकंड वाली जो डिवीजन है इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, उसमें से IPF पढ़ रहे हैं। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, वो डॉक्टर खुरम को पसंद है, उसका टेबल है, वो मैं तुम लोगों को सबमिट कर दूंगा। वो तुम लोगों ने सिर्फ वाइवा के लिए पढ़ना है। अभी तुम IPF पढ़ो बैठ के चुप करके आराम से। सही है। जो पहली वाली टाइप थी ड्रग्स और कनेक्टिव टिश्यूज DPLD की, वो हम इस लेक्चर के एंड में करेंगे। जो बाकी हैं वो हम कल करेंगे, और साइकोडोसिस भी अभी कर लेंगे, ग्रैनुलोमाटोसिस। ठीक है, IPF में क्या होता है? आमतौर पे ओल्डर एडल्ट्स में होता है, यूजुअली आफ्टर 50 इयर्स। ये तुम्हारे उसके अंदर आ जाएगा, विनियट के अंदर आ जाएगा। प्रोग्रेसिव ब्रेथनेस होगी, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस हो जाएगी, एक्सर्शनल डिस्निया होगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है क्लबिंग और बाय बेजल फाइन लेट इंस्पिरेटरी क्रैकल्स। बाय बेजल मतलब दोनों साइडों पे फाइन क्रैकल्स होते हैं। वो कोर्स और फाइन का तुम डिफरेंस सब देखोगे जाके यूट्यूब पे, सुन के मुझे बताओगे कि क्या होता है। यू हैव टू लिसन टू इट टू मेक इट श्योर के तुम लोगों को बीच में, दोनों के बीच में फर्क पता लग रहा है। और लेट इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पिरेशन का जो साइकिल होता है उसके एंड पर आते हैं ये। क्लबिंग होगी, बाय बेसल फाइन लेट इंस्पिरेटरी क्रैकर्स होंगे। प्रोग्रेसिव ब्रेथलेस क्यों हो रही? क्योंकि प्रोग्रेसिव होती है फाइब्रोसिस। रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस क्यों हो रही? क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो व्हेन व्हाट हैपेंस इज कि आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं। व्हेन दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड, योर बॉडी डज नॉट गेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इट रिक्वायर्स टू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज। व्हाट हैपेंस इज कि आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस रिड्यूस हो जाती है। समझ आ रही है सबको कि रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या हो गया? एक्सर्शन डिस्निया सेम एज रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस। एक्सर्शन किया तो सांस चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हर तरफ फाइब्रोसिस हुआ हुआ है, लंग्स एक्सपैंड नहीं कर रहे। समझ आ रही है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी क्लिनिकल फीचर्स में से। एवरीवन ऑन बोर्ड? से यस इफ यू कैन अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। विशाल थैंक यू, अमीन थैंक यू। मैं पूछता हूँ अक्सा मुकद्दस, आपको समझ आ रही है? जवेरिया तुम्हें समझ आ रही है? जवेरिया वान, रमशा नसीर तुम्हें समझ आ रही है? जरफशा, एवरी वन ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड? मलिहा आसिम,
आपको समझ आ रही है? फहद, तुम्हें समझ आई? गुड, वेरी गुड, सबको आ रही है, शाबाश। लेट्स गो ऑन। डायग्नोसिस में क्या नजर आएगा? अब चेस्ट एक्सरे है। सबसे पहले तो हमने चेस्ट एक्सरे कराना, वरना यूजुअली एचआरसीटी इज रिकमेंडेड फॉर आईएलडीज। चेस्ट एक्सरे को देखो, लेफ्ट और राइट वाले हैं, दोनों में आपको हर तरफ फाइब्रोसिस नजर आएगा। ठीक है, अब जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? We have been given a chest X-ray which is a PA view. Left वाला is of a woman because you can see कि इसके tissues के shadows आ रहे हैं, उसकी clavicles पतली हैं. Which shows bilateral lung pathology which includes a reticular or reticulonodular pattern. आपको chest X-ray पे reticular और reticulonodular pattern नजर आएगा. ठीक है? There is a lot of fibrosis going on the right side and the left side, both of the X-rays. ठीक है? अब पेशेंट की आप पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो एक्सरेज में हमेशा जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर है ना, दैट इज पेशेंट की लेफ्ट साइड वाला लंग। व्हेन यू टॉक अबाउट द लंग्स, तो हमेशा बताओ कि लेफ्ट साइड वाला, जो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि द पेशेंट्स लेफ्ट लंग। आपको वो राइट नजर आ रहा होगा मगर वो पेशेंट का लेफ्ट होगा। और यहाँ पे देखो पेशेंट का राइट लंग, जो पेशेंट का राइट है वो आपका बेसिकली आपको नजर आता है तो वो लेफ्ट होता है नजर आने में। तो ये चीज रिमेंबर करना। और लेफ्ट वाले एक्सरे में ये भी देखो कि दोनों लंग्स का साइज कितना रिड्यूस हुआ है। दोनों लंग्स बहुत छोटे हुए हैं क्योंकि फाइब्रोसिस हुआ हुआ है हर तरफ। ठीक है, ये आपको नजर आएगा एक्सरेस के ऊपर। आगे चलते हैं। HRCT इज अ क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन डायग्नोसिस। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको हर तरफ फाइब्रोसिस नजर आ रहा है। कैन एनी गुड स्टूडेंट टेल मी कि ये एक्सरे किस, एक और एक्सरे हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, उस एक्सरे से भी मिलता है थोड़ा बहुत, उस डिजीज के एक्सरे से। रमशा नबी, वेरी गुड, इट इज ब्रोंकिक्टिसिस। एक्सरे से डायग्नोस करना होगा, ऑस्टियो में नहीं, आमतौर पे नहीं आता। दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। This looks like bronchiectasis. That is very good. I'm very happy because तुम लोगों ने बहुत तेजी से आंसर किया है। जो पिछली वाली क्लास थी, that took a bit of time. I'm really happy you did it. The reason is, याद रखना, IPF में traction bronchiectasis होती है। अब traction bronchiectasis से क्या मतलब है? कैसा bronchiectasis जिसमें आपके टिश्यूज को खिंच पड़ रही है और आपके जो एयरवेज है वो खुली होती जा रही है क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से एक स्ट्रेच मिल रही है उनको। दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस। सही है, आगे चलते हैं। एक्सरे कर लिया, एचआरसीटी कर लिया। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को हम डिटेल में करेंगे रिस्ट्रिक्टिव के साथ जब हम पीएफटीज पढ़ेंगे अगली क्लास में, व्हिच इज गोइंग टू बी टुमारो। ब्रोंकोस्कोपी आप किस लिए करते हो? या तो आप एक पेशेंट इन्फेक्शन हुई हुई है तो उसका सैंपल लेने के लिए कर लेते हो, या फिर आपने अगर सेंट्रली आपने उसकी बायोप्सी लेनी तो कर लोगे। बायोप्सी किससे लेते हो? बायोप्सी आप बाहर से लेते हो क्योंकि अगर आपकी पेरिफेरल डिजीज है तो आप बायोप्सी बाहर से ले लोगे। सही है, these are the points. चेस्ट एक्सरे, एचआरसीटी, पीएफटीज, ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी, ये आप बेसिकली करते हो। और बाद में आपने सारे सपोर्टिव डायग्नोसिस लिख देने जो आईपीएफ के हो सकते हैं। सीबीसी करा लोगे, ये सब कुछ करा लोगे, वो सब कुछ करा लोगे, दैट्स इट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एवरीवन ऑन बोर्ड आई गेस? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट याद रखना, ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट। ट्रीटमेंट ऑफ आईपीएफ इज वेरी डिफिकल्ट। द ओनली वे यू कैन ट्रीट इज, हम परेशान हो जाते हैं जब पेशेंट को आईपीएफ होती है बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। The only hope we have is anti-fibrosis ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, उसमें हम देते हैं पिरफेनिडोन, ठीक है, और हम निंटेनेटिव देते हैं। These are the two drugs which we give. या हम अगर कोई लंग की बहुत ही बुरे हालात हो गए तो लंग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली होता नहीं है। पिरफेनिडोन आपने तब देना है जब 50 से 80% उसकी वाइटल कैपेसिटी है, वरना देने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो रही है, 10% तक पहुंच गए, तो आप दोनों ड्रग्स बंद कर दो, आपको पता लग रहा है। अगर एक साल में उसकी 10% से कम, 10% रिड्यूस कर जाती है वाइटल कैपेसिटी while using pirfenidone and nintedanib, तो यू स्टॉप द ड्रग्स बिकॉज इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इनके मसले ज्यादा होते हैं। तो यू हैव टू चेक कि वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग देम टू देम और नॉट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि पिरफेनिडोन और निंटेडानिब, यही पूछ सकते हैं मुश्किल से, अगर गलती से भी ऐसे क्यों आ गया कि क्या ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट है, ये लिख देना। सपोर्टिव में क्या दोगे? वैक्सीनेशन कराओगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। किसकी करा लेंगे? इन्फ्लुएंजा की करा लेंगे और न्यूमोकोकल की करा लेंगे। ठीक है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करा लेंगे जिसमें हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे ताकि उसके लंग्स बड़े हों, एक्सपैंड करें,
और उनके अंदर कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस इंक्रीज करें। बेशक वो ब्रेथनेस होता है, बेशक वो कुछ भी होता है उससे, उसको तुमने एक्सरसाइज करानी ही करानी है। ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड डिजीज में। अगर इन्फेक्शन हो गई है तो एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉम्बिनेशन दे सकते हो। दिस इज द मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट यू कैन राइट, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो, दैट इज इट। और कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। सही है। अब एक और चीज सुन देखते हैं। मैनेजमेंट सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। समझ आ गई तो राइट टाइप यस। फाइब्रोसिस है तो एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट होगी, एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट है, दैट्स ऑल यू हैव टू नो। और ये दोनों के एग्जांपल दे देना, दैट्स इट। बाकी बस कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। सही है। सपोर्टिव तो तुम हर किसी में लिख सकते हो। डोमिसिलरी ऑक्सीजन इसके आपका पेशेंट, आपने इसको एल्टॉट दिया है। ठीक है। एल्टॉट का मतलब क्या होता है कि आपका पेशेंट व्हीलचेयर में बैठा हुआ है और आपने साथ उसको ऑक्सीजन लगा दी पक्की पक्की, ताकि वो ऑक्सीजन लेता रहे वहां से। ठीक है। दैट इज हाउ यू गिव डोमिसिलरी ऑक्सीजन। इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ज्यादा है, जो प्रेशर है वो 60 mmHg से ज्यादा है, और अगर हम पैस्कल्स में देखें तो वो 8 किलो पैस्कल से ज्यादा है। ठीक है। ये चीज देखना जरूरी होती है डोमिसिलरी ऑक्सीजन में। उसके मुताबिक आप इसको इंक्रीज और रिड्यूस करते हो, और द नंबर ऑफ टाइम्स यू गिव इट पर डे, वो भी इसके मुताबिक आप देखते हो कि पेशेंट का क्या करना है आपने। सही है। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होता है, ये मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है। सेम है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया बेसिकली सेम होता है, वुमेन में होता है, यंगर एज में होता है, एसोसिएटेड विद स्किन डिजीज और ड्रग्स के साथ होगा। HRCT स्पेसिफिक नहीं होता इस पे, और बस इसका बेटर बेटर प्रोग्नोसिस होता है। दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर IPF। बाकी IPF जैसी ही प्रेजेंटेशन होती है। बस याद रखना IPF में 50 साल के बाद होगा, और इसमें यंगर एज में होगा, और ये ज्यादा वुमेन में कॉमन होता है। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू नो दिस। ये बस तुम्हें थोड़ा सा ऐड करने के लिए बताया था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ इसमें फर्क नहीं है। अब जो बाकी इंटरस्टिशियल निमोनिया ना जो IPF के अलावा है, वो ये सारे हैं। ये डॉक्टर खुरम के फेवरेट हैं। ये सिर्फ तुम्हें वाइवा के लिए पढ़ने पड़ेंगे अगर तुम्हारा डॉक्टर खुरम के पास वाइवा आता है। वो UIP बहुत शौक से पूछते हैं, उनका फेवरेट है UIP। बूपफो शौक से पूछते हैं। वो अक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया शौक से पूछते हैं। ये तुम लोग बेशक उसके लिए टेबल मत करना, इसका एक और एडजंक्टिव टेबल है, वो मैं तुम्हें पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वो तुम वहां से देख लेना। बेसिकली डॉक्टर खुरम को ये पसंद है, और ये तो पूछेंगे तुमसे, तो ये उनके लिए पढ़ना है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ख्वारी मत करना। ठीक है। चलो अब हम मेंटी की तरफ देखते हैं। मैं तुम लोगों का क्वेश्चन डालता हूँ, फिर आई एम गोना आस्क यू टू गो टू मेंटी। ठीक है। गो टू menti.com, और आप लोगों ने सब ने ये डालना है, गिव दिस कोड। मैं जरा एक दफा कंफर्म कर लूँ इस कोड को। द कोड इज 391690, एंड हियर इट इज 391690। इस क्वेश्चन का आंसर करें सारे प्लीज। 391690, आई ऑल्सो राइट इन द 391690। इसका आंसर करें प्लीज सारे। ये UHS पास्ट क्वेश्चन है, तो ये UHS में आया था, मैंने पास्ट पेपर से उठाया है, तो ये क्वेश्चन आप करें सारे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग व्हेन वी हैव 25 एंट्रीज।
35 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो वी आर गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ बनाया था और मैंने इसके अंदर खुद से एक थोड़ी सी कंफ्यूजन डाली थी, ठीक है। एंड आई वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ फाइनल ईयर, ताकि कि तुम्हारे साथ फाइनल ईयर में होने वाला क्या है, ठीक है। 27 ने मेजोरिटी ने आंसर ठीक किया है, और जिन्होंने PEFR इज डिक्रीज्ड वो आंसर भी ठीक है, मगर इन फाइनल ईयर यू ऑलवेज चूज दी, क्या कहते हैं, बेस्ट आंसर। और जो बेस्ट आंसर इसमें है वो टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड। चूज दी बेस्ट आंसर। PEFR आमतौर पे नॉर्मल होती है, मगर वो कुछ केसेस में डिक्रीज भी कर सकती है। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे डाला था। तो PEFR वाले ऑप्शन को रिस्ट्रिक्टेड डिजीज में नहीं करना। जब मैंने किया था ये क्वेश्चन UHS में देखा था, तो मुझे लगा था कि क्या बकवास है, तो दोनों ठीक है। मगर देन आई रियलाइज्ड आफ्टर सर्चिंग के PEFR कुछ रिस्ट्रिक्टेड डिजीज में डिक्रीज भी करती है, आमतौर पे वो नॉर्मल रहती है। मगर जो एक चीज जो हमेशा गलत होती है वो ये है कि टोटल टोटल लंग कैपेसिटी इज इंक्रीज। टोटल लंग कैपेसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज। ऑलवेज चूज दी बेस्ट आंसर। हमेशा बेस्ट आंसर चूज करते हैं यूएचएस में, रिमेंबर दैट, ठीक है। दे गोइंग टू कंफ्यूज यू विद सच, इस तरह के क्वेश्चंस के साथ तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। गो फॉर द बेस्ट आंसर हमेशा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फाइनल ईयर दैट यू आर गोइंग टू फेस। किसी बुक में कोई आंसर होगा, किसी बुक में कोई आंसर होगा। बेस्ट आंसर आपने डेविडसन के मुताबिक से दिखाना है। ये बहुत बड़ा मसला है फाइनल ईयर का, एंड यू हैव टू लिव विद दिस। आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज हाउ इट गोस। तो फॉर ऑल दोस पीपल जिसने टोटल लंग कैपेसिटीज इंक्रीज किया है, दैट वाज अ रॉन्ग ऑप्शन, व्हिच इज दैट वाज अ करेक्ट ऑप्शन, बट द स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, व्हिच इज वेरी गुड। वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज, जिसने ई किया है वो गलत उसने आंसर दिया है, जिसने सी किया है उसने भी गलत किया है, और ए किया है उसने भी गलत किया है। बी वालों को मैं मुहतात कर रहा हूँ, चूज द बेस्ट आंसर वाला हमेशा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सारे ऑप्शंस पढ़कर अपना आंसर चूज करो, क्योंकि हमेशा बेस्ट आंसर हो सकता है उसके अंदर, रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन। किसी को कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन से भी कोई क्वेश्चन निकलता है तो पूछ लें मुझसे। एवरीवन ऑन बोर्ड, से यस। आई एम सॉरी गाइस, इस तरह के सवाल बहुत बुरे होते हैं, मगर द थिंग इज दैट आई वांट यू गाइस टू बी प्रिपेयर्ड। तुम्हारे साथ जीओएचएस में यही होना है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई डू इट विद यू गाइस टुडे, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपेंस व्हेन यू गिव इन द एग्जाम। और मुझे किसी ने नहीं बताया था। व्हेन आई रियलाइज्ड के व्हाट इज दिस, कि यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस करेक्ट है, मैं किसको चूज करूं? एंड देन यू हैव टू थिंक इन अ वे व्हेन यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो अपनी पढ़ाई भी इस तरह करो कि यू चूज द बेस्ट ऑप्शन। वहां पे सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं कभी कभार। दिस इज अ वेरी बैड एंड सैड ट्रुथ ऑफ फाइनल ईयर, ठीक है। एंड आई वांट यू टू बी अवेयर ऑफ इट फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ योर स्टडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ILD में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हमने किस तरह निकालनी है। जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस थी ना, जैसे हमने IPF को डिस्कस किया, इन सब में ये होगा कि सब में डिस्निया प्रोग्रेसिव और एक्सर्शन होगा। कफ नॉन प्रोडक्टिव होगी। बाय बैजुलर क्रैकर्स नजर आएंगे, खासतौर पे IPF में तो आपको लेट इंस्पिरेटरी नजर मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं, लेकिन IPF में ज्यादातर वो लिखते हैं। रिस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी इफेक्ट डिफेक्ट होगा, एक्सर्शन डीसैचुरेशन होगी, ILD और HRCT, ये सब में मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे तुम लोग? डिफरेंशिएट कैसे करोगे? प्रायर और करंट एक्सपोजर्स को देखोगे, खासतौर पे न्यूमोकोनियोसिस के अंदर। एक्स्ट्रा पल्मोनरी फाइंडिंग्स को देखोगे सार्कोइडोसिस के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर। सीरोलॉजीज देखोगे, फॉर एग्जांपल एंटी-CCP इंक्रीज करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। इन सब चीजों से अब HRCT पे हनी कॉम्बिंग, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्नॉर्मलिटीज, इन सब चीजों की बेसिस पे तुमसे HRCT का कोई भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दे आर गोइंग टू आस्क यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ILDs बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, जिससे तुम्हें एक्सपोजर का पता लगेगा। नंबर 2, बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा पल्मोनरी फाइंडिंग, जिसमें सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरोलॉजीज का कभी कभार जिक्र कर देंगे, ओनली इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और कुछ वो तुमसे नहीं पूछेगा। प्रायर और करंट एक्सपोजर में तुम्हारे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस, इन सब की तुम्हें वो हिंट्स देगा, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन, यहाँ से आगे चलते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इनके बीच में, दिस इज द क्वेश्चन। सार्कोइडोसिस में आते हैं। Sarcoidosis is a chronic multi-symptom disease, system disease with non-caseating granulomas. ये याद रखना सब। Non-caseating granulomas, caseating granulomas tuberculosis में होते हैं, sarcoidosis में हमेशा non-caseating होते हैं।
and they occur less frequently in smokers. अगर smokers की history आती है तो तुम्हारा शक रिस्ट्रिक्टिव में जाएगा IPF के ऊपर, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव में आती है तो शक जाएगा COPD के ऊपर, अगर पेशेंट स्मोकर नहीं है तो शक जाएगा रिस्ट्रिक्टिव में बाकी सब के ऊपर, साइकोडोसिस के ऊपर, इन सब के ऊपर। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव में स्मोकर नहीं है तो शक जाएगा एस्थमा के ऊपर, ब्रोंकिटिस के ऊपर। समझ आ रही है? इस तरह तुमने पूरा उसका क्लिनिकल सिनेरियो अपने जहन में ड्रॉ करना है कि तुमने किस चीज के ऊपर तुम्हारा गेस जा रहा है। समझ आ रही है? दिस इज हाउ यू डायग्नोज थिंग्स इन क्लिनिकल लाइफ। आगे चलते हैं साइकोडोसिस के बारे में। नॉन केजिटिंग ग्रैन्युलोमा सबने याद रखना है। नॉन केजिटिंग ग्रैन्युलोमास में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखना है। इसके अंदर वो भी होती है सारी शॉमैन बॉडीज, तो पता नहीं फलाना फ्लूना बॉडीज, वो तुम्हें याद होगा पैथोलॉजी में से, तो वो याद रखना। वो हम मेडिसिन में यूज नहीं करते, लेकिन अगर आगे पता होना चाहिए कि शॉमैन बॉडीज इसमें होती हैं सार्कोइडोसिस के अंदर, बायोप्सी में नजर आएंगी वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन आंटी को याद कर लें प्लीज सारे। आंटी अफ्रीकन अमेरिकन है, अफ्रीकन फीमेल है भाई। इनको बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी हुई हुई है। इनको नॉन केजिटिंग ग्रैन्युलोमास बने हुए हैं। साथ इनको आंखों में यूवीआइटिस हुआ हुआ है। जो टांगे इनके ऊपर, इनका एरिथीमा नोडोजम हुआ हुआ है। और जो इनका ब्लड है उसके अंदर हाइपरकैसीमिया हुआ हुआ है। और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको याद कर लो कि इनकी पैंट्स के ऊपर येलो कलर के मार्क्स बने हुए हैं क्योंकि इनकी यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल रही है, तो उसको हाइपरकैसीमिया के तौर पे याद कर लो। बस इन आंटी की पिक्चर याद कर लो कि अफ्रीकन आंटी आएंगी भाई। अफ्रीकन आंटी बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, नॉन केजिटिंग ग्रैन्युलोमा होगा, यूवीआइटिस होगा, एरिथीमा नोडोजम होगा, हाइपरकैसीमिया होगा। हार्ट के भी बड़े मसले हो सकते हैं इनको, लिवर एनलार्जमेंट, स्प्लीन एनलार्जमेंट भी हो सकती है। ठीक है, हार्ट में इनको एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं, वो मैंने बज़वर्ड्स में लिखे क्योंकि इन 5 बज़वर्ड से तुम लोग बेसिकली डायग्नोज कर लोगे साइकोइडोसिस का पेशेंट। ठीक है, ये जो 6 बज़वर्ड्स है ना, इनको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये आमतौर पे तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर नजर आएंगे, तो तुम यू हैव टू गेस एंड गो टुवर्ड्स साइकोइडोसिस। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह आएगा कि अफ्रीकन आंटी होगी और ये सब कुछ होगा उसके साथ। ठीक है, ये पिक्चर मैंने कहीं और से ली है, इसको याद कर लेना पिक्चर को। डेविडसन में वो बनी हुई थी पिक्चर, मगर उसमें अफ्रीकन वाली आंटी जरा नजर नहीं आ रही थी, नॉर्मल पिक्चर थी, तो मैंने सोचा कि अफ्रीकन आंटी की पिक्चर डाल देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि अफ्रीकन में ज्यादा कॉमन होता है। सही है, आगे चलते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? ठीक है, अब हर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है इस मनहूस डिजीज में, हर सिस्टम में पता नहीं जाके घुस जाती है डिजीज। याद रखना, लंग्स आर द मोस्ट कॉमन साइट, और जो एक्स्ट्रा परमिनरी साइट है वो स्किन है। लंग्स एंड स्किन, पहले लंग्स होंगे, अगर एक्स्ट्रा परमिनरी का वो क्वेश्चन पूछे कौन सी साइट है तो स्किन होगी। स्किन में क्या होगा? एरिथीमा नोडोजम होगा। लूपस पर्नियो भी हो सकता है, लेकिन एरिथीमा नोडोजम ज्यादा कॉमन होता है। अब किस तरह आएगी? फीमेल आएगी, अफ्रीकन अफ्रीकन होगी, 20 से 40 साल के दरमियान होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स होंगे, फीवर, मलेरिया, फटीग, सबके अंदर नहीं होते, लेकिन कभी कभार लिख सकता है यूएचएस वाला। लंग्स मोस्ट कॉमन साइट होगी, वही सारे सिम्टम्स आ जाएंगे जो पहले थे। ड्राई कफ, एक्सर्शन डिस्निया, रेज, वीजिंग नहीं होगी इसके अंदर। जो इसके अंदर स्पेसिफिक सिस्टम है वो बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, जिसको हम बीएचएल कहते हैं। सार्कोइडोसिस में बीएचएल होता है, इनिशियल सार्कोइडोसिस में बीएचएल होता है, ये याद रखना। बीएचएल इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स सार्कोइडोसिस। सही है, सीएनएस में फेशियल नर्व आ जाएगी, सीवीएस में एरिथमियाज आ जाएगा, हार्ट ब्लॉक आ जाएगा, सडन डेथ हो जाएगी पेशेंट में। जीआईटी में हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली आ जाएगी, आईज में इंपॉर्टेंट है यूवीआइटिस आ जाएगा, ग्लैंड्स के अंदर पैरोटिड एनलार्जमेंट आ जाएगी। बस ये सिम्टम्स अगर आ रहे ना विनियट में, तुम्हारा शक जाना चाहिए सार्कोइडोसिस के ऊपर। चुप करके बगैर सोचे समझे मार्क सार्कोइडोसिस। सही है, आगे चलते हैं। एरिथीमा नोडोजम क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट है? ये एमसीक्यूज में आ सकता है क्योंकि सार्कोइडोसिस बेसिकली फेवरेट क्वेश्चन है हमारे, क्या कहते हैं, यूएचएस वालों का, इनको पसंद है, ये एमसीक्यूज में बड़े शौक से देते हैं। पिछले जो आए ना एमसीक्यूज, हमारी बारी भी सार्कोइडोसिस का एक एमसीक्यू आया था, और हमारे से 2 साल पुराने भी एमसीक्यू पेपर्स ना, उस सब में सार्कोइडोसिस का क्वेश्चन आया था, जिसमें सार्कोइडोसिस किसी ना किसी ऑप्शन में पढ़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको डिटेल में। अब 3 किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं, इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है सिम्टम्स का। इन तीनों के तुम याद कर लो नाम, इनको अभी पढ़ लो खुद ही। ठीक है, ये तीनों सार्कोइडोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मैम पूछिए व्हाट इज द एटियोलॉजी? यार एटियोलॉजी ना सार्कोइडोसिस की, मैं जरा देखता हूँ साथ साथ। एटियोलॉजी में ना, लाइक यू डोंट नो व्हाट्स द एटियोलॉजी। आमतौर पे ना इस मोस्टली समटाइम्स यू से के ये ना
कभी कभार माइकोबैक्टीरिया, प्रोपियोनोबैक्टीरिया वायरसेस के साथ भी हो सकता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी इसकी होती है, जैसे कि HLA क्लास 2 के साथ होते हैं ये। इनको तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एटियोलॉजी कोई ज्यादा पूछता नहीं है सार्कोइडोसिस की, बस सिम्टोमेटिकली तुम याद रख लो। एटियोलॉजी इसकी ना जेनेटिक्स ज्यादा रिलेटेड है, जेनेटिक्स ज्यादा रिलेटेड है। एवरीवन, आई वांट यू टू टेक आउट टाइम टू रीड दिस स्लाइड्स। इन तीनों सिंड्रोम्स को याद करो जिस तरह करना है आपने। मैं तो बहुत अजीब अजीब किस्म के स्केचेस बनाता हूँ दिमाग में, जिस तरह तुम लोग याद कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर दीस 3 सिंड्रोम्स, ये सार्कोइडोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यूएचएस हैज बीन आस्किंग वियर्ड एमसीक्यूज। कैरी कूम मरमर किस में होती है, तो फलानी मरमर किस में होती है, ऑस्टिन फ्लिंट मरमर किस में होती है। इनको नाम देने के बड़े शौक होते हैं यूएचएस वालों को, तो इस तरह के नाम आ सकते हैं। मैं तुम लोगों को एहतियातन दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे हम? सबने वो देख लिए थे? स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में पढ़ लेना, मगर बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। देख लिए ना सबने? एवरीवन ऑन बोर्ड? सबको समझ आ रही है यहाँ तक? से यस। अमीन, तुम्हें समझ आ रही है? फहद को आ रही है, शुक्र है। अमीन तुम्हें जवेरिया हाशमी आपको समझ आ रही है? जवेरिया उमर आपको समझ आ रही है? मनाहिल, मलिहा, आसिम, माहीन, अयूब, माहीन असगर, आप सबको समझ आ रही है? ऑल द माहीन्स टेल मी, आपको समझ आ रही है? उस्मा आपको समझ आ रही है? उस्मा कयूम। मुनज़्ज़ा तुम्हें समझ आ रही है? ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। पीस को भी समझ आ रही है, थैंक यू, यू पुट मी एट पीस मिस्टर पीस। अच्छा, डायग्नोसिस क्या करोगे? डायग्नोसिस में ये है कि वही वाली बात, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, सपोर्टिव डायग्नोसिस, वो सारी बातें आ जाएंगी। आप जो मेन चीज़ आपने करानी है, आपने PFTs कराने हैं, उसकी HRCT करानी है, वो सब कुछ करा ले। एक्सरे करा के आपको BHL नजर आ जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। सपोर्टिव डायग्नोसिस में क्या करोगे? सर्कोइडोसिस में HCE लेवल्स रेज होते हैं, HCE लेवल्स रेज हो जाएंगे, हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीयूरिया होगा। जब हाइपरकैल्सीमिया कैल्सीयूरिया होगा तो क्या होगा? किडनी स्टोन्स बनेंगे। किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री के साथ आ सकती है, अफ्रीकन आंटी 20 से 40 साल के बीच में होगी। इंक्रीज्ड ESR, इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सके, लिम्फोपीनिया हो सकता है, याद रखना डायग्नोसिस में। तो ये सब चीजें देख लोगे। PFTs तो ऑब्वियसली कराओगे तुम लोग, ठीक है। सारे इसमें सपोर्टिव डायग्नोसिस ऐड कर रहे हो तुम लोग। डिरेंज LFTs होंगे क्योंकि हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली होगी। ब्रोंक्यूलर एल्वुलर लेवाज लोगे तो उसमें रेज CD4 to CD8 रेशो मिलेगी। बायोप्सी इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, सार्कोइडोसिस। आपको बायोप्सी में क्या नजर आएगा? नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। मोस्ट एक्यूरेटिव टेस्ट क्या है? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है? बायोप्सी। ये याद रखना, सब इंपॉर्टेंट बात है। चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी इज द हॉलमार्क ऑफ द डिजीज, ये याद रखना। चेस्ट एक्सरे में हमेशा BHL नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्टेज 1 में BHL होता है, स्टेज 2 में वो BHL प्लस पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, फिर स्टेज 3 में वो सिर्फ पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स में जाता है, और स्टेज 4 में वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में चला जाता है, ठीक है। तो वेरी करता है, ये सब चीजें वेरी करेंगी, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। लेट्स गो आगे। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मेंटी, तुम्हें जरा तुम लोग को मेंटी का क्वेश्चन में चेंज करूँ, फिर आई एम गोइंग टू टेक यू टू मेंटी। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। थोड़ा सा मेंटी पे जाओ और ये लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सारे, शाबाश। 391690 वही वाला है, 391690। ये UHS पास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत फजूल सा क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि तुम लोग को इस तरह याद हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये UHS का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है इस साल शायद यही क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्यों मुझे फील्स आ रही है। इसमें कॉमन सेंस यूज करनी है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वही इसका आंसर है। दिस इज बेसिकली टीचिंग यू the answer of a question. It's not basically testing you, I'm trying to teach you an answer. जो हम पढ़ रहे हैं वही आंसर है, प्लीज उसको मार्क करके मुझे खुश कर दो। जो हम पढ़ रहे हैं वही आंसर है, प्लीज कुछ और मार्क मत करना। ये UHS की मैंने साइट से निकाला है।
चलो भाई 38 लोगों ने आंसर दे दिया है, देख लो इसका आंसर, दिखा देता हूँ तुम लोगों ने किस तरह आंसर किया इसको। 34 लोगों ने 34 लोगों ने कॉमन सेंस यूज किया एंड दे सेड कि सार्कोइडोसिस है। इसका आंसर सार्कोइडोसिस है। इस चीज को याद रखना कि बेरिलियोसिस के साथ जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है वो सार्कोइडोसिस जैसी होती हैं। ये फजूल सा क्वेश्चन है, ये यूएचएस ने एक अपने पेपर में दिया हुआ था। आई वाज लाइक कि क्या बकवास है, तो आई थॉट कि आई विल पुट इट ओवर हियर ताकि तुम लोग देख लो इसको क्वेश्चन को कि सार्कोइडोसिस इज associated and show clinical findings like that of berylliosis, जो occupational disease है, space industry वालों को ज्यादा होती है berylliosis। याद रखना इसकी बहुत अमेजिंग स्केची है, इतनी फिट स्केची है, बस वो मैंने जिंदगी में देखी है न्यूमोकोनियोसिस के लिए, और मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा न्यूमोकोनियोसिस में। कल की क्लास के लिए मैं पहली दफा डेविडसन पढ़ूंगा। ये याद रखना कि बेरिलियोसिस और सार्कोइडोसिस को रिलेटेड है, क्योंकि इनकी क्लिनिकल इनकी क्या कहते हैं रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स मिलती जुलती होती हैं। सही है, हम चलते हैं वापस। दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन टू टेस्ट यू, दिस वाज क्वेश्चन टू टेल यू। आगे चलते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट में अगर अक्यूट डिजीज है या उससे एरिथीमा नोडोसम है तो आप सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट और एनसेस दे दोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बंदा खुद ही ठीक हो जाएगा। चुपचाप बस ये करना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कब देने हैं पेशेंट को। पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपने तब देने हैं जब आपको लगता है इसका मसला खराब हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप दोगे पेरेन्काइमल डिजीज में, यूवेइटिस में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब उसके शुरू हो जाएंगे, रीनल इम्पेयरमेंट शुरू हो जाएगी, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी, तो आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने 20 to 40 mg पर डे। ठीक है, अगर उसको हाइपरकैलसीमिया है, पल्मोनरी इम्पेयरमेंट है, रीनल इम्पेयरमेंट है, यूवेइटिस है, ये सब कुछ है, तो आपने शुरू करा देना है। इसकी डिटेल्स थोड़ी बहुत हैं कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आई एम गोइंग टू राइट आई एम गोइंग टू आस्क अ वर्बल क्वेश्चन, तुम लोगों ने फटाफट इसका आंसर देना है इन द चैट बॉक्स। ठीक है, द क्वेश्चन इज दिस कि एक पेशेंट है जिसको जिसको किडनी स्टोन्स हो गए और साथ में उसको उसकी साथ में उसकी पीएफटीज में रिस्ट्रिक्टिव डिजीज आ रही है और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट में क्या दोगे। रेस्ट स्टीरॉइड्स, गुड। रेस्ट और स्टीरॉइड्स। अगर एक पेशेंट के टांगो, अब ये क्वेश्चन हो गया, सबने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे दिया आंसर, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था बेसिकली गो फॉर 20 to 40 mg ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक पेशेंट आई है जिसके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न आ रहा है, साथ में बीएचएल है उसके एक्सरे में, और साथ में उसके शिन्स के ऊपर बहुत अजीब किस्म के निशान बने हुए, रैश बना हुआ है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे। बेड रेस्ट एंड एनसेड्स। फातिमा अहमद ने सबसे पहले दिया आंसर, वेरी गुड। शाहजेब तुम मेथोट्रेक्सेट क्यों बोल रहे हो, मेथोट्रेक्सेट मत दो ना, सवेयर डिजीज तो नहीं है ना अभी, सिर्फ उसको एरिथीमा नोडोसम हुआ है। ठीक है, सिर्फ जो उसके रैश पड़ा हुआ है एरिथीमा नोडोसम वाला, वही पड़ा है ना अभी। स्टेज 3 और स्टेज 4 जब एक्सरे की होती है ना तब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो। स्टेज 3 और स्टेज 4 जब होती है ना, दैट इज बेसिकली आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, पेरेन्काइमल डिजीज हो गई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 तो हमने ये पढ़ा था ना कि बीएचएल स्टेज 1 है और बीएचएल प्लस पेरेन्काइमल डिजीज स्टेज 2, इन दोनों में कभी भी आप यूज नहीं कर सकते मेथोट्रेक्सेट। उससे रिस्ट्रिक्टिव डिजीज भी है, एरिथीमा नोडोसम के साथ उससे रिस्ट्रिक्टिव डिजीज भी है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज ही तो सर्कोइडोसिस है साथ साथ में। सही, तो आप बेड रेस्ट और एनसेड्स दे दोगे। अमीन तुम्हें समझ आ गई है यहाँ तक। आई वांट टू नो अमीन, डू यू अंडरस्टैंड। यार देखो स्टीरॉइड्स ना, देखो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। स्टीरॉइड्स में ये होता है कि आप यूजुअली आप उनको एनसेड और बेड रेस्ट में स्टार्ट करते हो, उनकी स्पॉन्टेनियस रिमिशन के चांसेस होते हैं ज्यादा। स्टीरॉइड्स दे सकते हो लेकिन बहुत शॉर्ट कोर्स। जो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप प्रोलॉन्ग देते हो ना तो वो उनकी इंडिकेशंस ही हैं। एक्यूट डिजीज और एरिथीमा नोडोसम में बेसिकली आप यही दोगे ऑन ओकेजन, और बहुत कम आप देते हो शॉर्ट कोर्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हमेशा नहीं देते। तो जस्ट डोंट राइट देम टू कंफ्यूज योर एग्जामिनर। लिख दो कि कभी कभार दे सकते हैं, मगर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पक्के देने होते हैं ना वो सिर्फ इन 5-6 कंडीशंस में देने होते हैं। ठीक है, अब सवेयर डिजीज
कि क्या होती है। सीवियर डिजीज का उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जो लेस फेवरेबल आउटकम्स वाली डिजीज होती है ना, वो तब होती है जब लेस फेवरेबल होता है कि आपके पेशेंट के ठीक होने के चांसेस नहीं है। या तो वो ओवर 40 एज है, अफ्रीकन कैरिबियन है, 6 मंथ से ज्यादा उसके सिम्टम्स हैं, मोर देन 3 ऑर्गन्स आ गए हैं, लुपस पर्नियो आ गया उससे, स्टेज 3 और स्टेज 4 हो गया उसके एक्सरे में, तो इसका मतलब है कि बैड सीन हो गया। यार अगर इफ ओनली बीएचएल इज प्रेजेंट तो स्टिल एनसेड्स देंगे। देखो इसका ना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, और हम बेसिकली उसको अक्यूट डिजीज के तौर पे ही कंसिडर करते हैं बीएचएल में, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना सार्कोइडोसिस का ट्रीटमेंट, तो यू आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ दिस, ठीक है, पूरा का पूरा लिख देना, क्योंकि यू हैव टू टेल कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर उसकी यही प्रॉब्लम्स बाद में आते तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टार्ट कर दोगे, अगर उससे सीवियर डिजीज होती है तो मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोपिन और टीएनएफ इनहिबिटर्स भी स्टार्ट कर दोगे। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन इन योर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। लेकिन अगर नहीं होता तो वी गो फॉर ऑल ऑफ दिस। तो बीएचएल वाली बात का इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ बेसिकली इन डेविडसन, लेकिन एज फार एज आई नो अक्यूट डिजीज को हम कंसीडर करते हैं बीएचएल, सिर्फ बीएचएल है और रिस्ट्रिक्टिव है तो वी गो फॉर एनसीड्स, वी गो फॉर बेड रेस्ट, ठीक है। बट यू हैव टू राइट दिस ऑल इन योर आंसर। इसको ना क्लासिफाई मत कर, बेसिक इसको ना लाइक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं लिखना, पूरी की पूरी ट्रीटमेंट लिखकर आ जाना अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। जस्ट टेल देम कि दिस इज द मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट एट दिस करंट स्टेज, और आगे हमारे पास ये वाले ऑप्शंस हैं, इस तरह करके आंसर लिखना, ठीक है। लेट्स गो ऑन। सीवियर डिजीज के लिए मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोपिन और टीएनएफ दोगे, ठीक है। और इसमें आप कुछ केसेस में आप क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और लो डोज थैलिडोमाइड भी स्टार्ट करते हो, लेकिन वो कुछ केसेस में यूजफुल होती है, जैसे क्यूटेनियस सार्कोइड और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। ये तुम्हें चीजें पता नहीं होनी चाहिए, बस ये जो दिया हुआ है ना तुम्हें स्लाइड, दैट इज दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू रिमेंबर। और पेपर में भी इतना लिख देना, क्योंकि 3 नंबर का सवाल आएगा मुश्किल से अगर आ गया तो, या एमसीक्यू आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब हम जाते हैं कनेक्टिव। मुझे बताओ सार्कोइडोसिस सबको समझ आ गया? किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दे, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कोई पूछे। We have around 15 minutes of this class left, तो उसके लिए हम करते हैं आगे डिस्कस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स कौन से रिलेटेड होते हैं रेस्पिरेटरी? अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लिखते हैं, मैं साथ साथ देख रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन लिख दो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या कोई करेक्शन करनी तो वो पूछ लो। नहीं है, आई एम गोना वेट। चलो बस ठीक है, अगर नहीं है क्वेश्चन भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, चलो अच्छा। बेस्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यार देखो बेस्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हमें बेसिकली पता नहीं, लेकिन आमतौर पे हम प्रेडनिसोलोन ही स्टार्ट कराते हैं ओरल, ठीक है। ओरल देते हैं, इतनी अच्छी नहीं होती। ये होता है कि कभी कभार आप उसको इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हो, ठीक है। जब आपने सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ड्यूरेशन को कम करना है तो आप ये करते हो कि इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हो अगर उसको पेरेन्काइमल डिजीज है आप, वरना फिर आप ओरल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करोगे 20 to 40 mg। दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू गो फॉर इट, ठीक है। यूएचएस में आया था हमारे आई के एग्जाम में कि बेस्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है सार्कोइडोसिस में, पता नहीं यार। आई थिंक उसके लिए तो आप डेक्सामेथासोन देते हो, आंखों में ड्रॉप्स देते हो, टॉपिकल डेक्सामेथासोन यूवीआइटिस के लिए, सार्कोइडोसिस वाले। और आप सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी करते हो, बल्कि याद आ गया मुझे, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हो पेनिसिलिन के साथ सर यूवीआइटिस के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिजीज को सिवियर कब कहेंगे? जवेरिया उमर, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जवेरिया डिजीज को सिवियर किस तरह कहेंगे इसने बताया नहीं है, इसने सिर्फ ये बता दिया डेविडसन वालों ने कि लेस फेवरेबल आउटलुक इस केसेस में होगी जो मैंने तुम्हें बताया था, ओवर 40, अफ्रीको कैरेबियन एथनिसिटी, और यही बताया सिर्फ, बाकी इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया डेविडसन वालों ने कि सिवियर डिजीज कब होगी। तो सिवियर डिजीज बस सोच लो कि अगर खराब हो रही है तो वही हो गया। अकॉर्डिंग टू हाउस इज प्रेडनिसोलोन, हाउस को तुम भूल जाओ प्लीज, हाउस सीरीज आर सो स्टूपिड, देयर उनकी ट्रीटमेंट खराब होती है। लेकिन यूवीआइटिस के लिए हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं एज फार एज आई रिमेंबर, जिसमें आप प्रेडनिसोलोन देते हो, सही है। अब हम चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के लिए।
अच्छा, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का पूछा था, पता नहीं यार, आई डोंट नो। वो तो तुम्हारा यूएचएस का आईके एग्जाम भी इतना बकवास था ना कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसके बारे में। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, डर्मेटोमायोसाइटिस स्लैश पॉलीमायोसाइटिस, ये चारों डिजीजेस आपके रूमेटोलॉजी की हैं। ये रूमेटोलॉजी में आप डिजीज में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। और ग्रैनुलोमेटस विद पॉलीएंजियाइटिस आप पढ़ोगे, चर्च-स्ट्रॉस सिंड्रोम जिसे कहते हैं, आप इसको पढ़ोगे बेसिकली उसके अंदर, क्या कहते हैं, रीनल के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कवर होता है। अब इसमें इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट रिमेंबर इसमें क्या क्या हो रहा है, प्लीज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दीज 5 डिजीजेस और इनके नाम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि वो आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस के क्वेश्चन में बता सकते हैं कि उसका रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न आया था पीएफटीज के अंदर। वो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के क्वेश्चन में बता सकते हैं कि उसका रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आया था पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ेगा रूमेटोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ ना। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट क्या होगा, उसकी स्वान नेक डिफॉर्मिटी होगी, साथ में जो उसके पीआईपी डीआईपी इन्वॉल्वमेंट जो होता है, पीआईपी ज्यादा इन्वॉल्व हुआ होगा, एनसेड से ठीक हो रहा होगा, ये सारी हिस्ट्री होगी, साथ में उसकी अल्नर डेविएशन होगी, और साथ में एंड में लिखोगे कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज पैटर्न इन तीनों डिजीजेस के, जो इन पांचों डिजीजेस है ना, जिसमें से तुम्हें सिर्फ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एसएलई और रूमेटाइड आर्थराइटिस का पता होना चाहिए, इनके सिनेरियोज में आ सकता है। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल यूएचएस के पास क्वेश्चन में आया हुआ था एक जगह पे कि उसने ना पेशेंट की अल्नर डेविएशन का एक्सरे शो किया हुआ है, और साथ में ये बताया हुआ था कि इसकी एंटी सीसीपी बॉडीज इंक्रीज की हुई है, और साथ में इसके रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न्स हैं। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? उसका आंसर था रूमेटाइड आर्थराइटिस। एवरीवन गेटिंग मी कि हमने इसको टेबल को किस तरह यूज करना है, कि सिर्फ इन 5 डिजीज के नाम यूज करना है कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस ये वाली हैं जिनके साथ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। समझ आ रही है सबको? वो मिक्स करके देगा तुम्हें क्वेश्चन। चलो भाई, समझ आ रही है सबको? और किससे मैं पूछूं? फहद तुम्हें समझ आई? नायाब, निमरा इकबाल तुम्हें समझ आई? उज़मा कयूम ज़रफ़शा तुम्हें समझ आई? नूर खालिद, डिड यू अंडरस्टैंड? इकरा इफ्तिखार, इकरा तारिक, समझ आ रही है आपको? गुड। मिशाल दाऊद, वेरी गुड, तुम्हें आई हुई है समझ। ठीक है, इकरा इफ्तिखार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गई है दैट दिस मींस रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ लंग्स कॉम्प्लिकेशंस क्यों आएंगी। रूमेटाइड आर्थराइटिस की हम बेसिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस से पढ़ने वाली बात है, लेकिन द प्रॉब्लम व्हिच हैपेंस इज कि आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं ना, सॉरी नॉट मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो आपके लंग्स में भी जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इट बेसिकली कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस इन रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। पेरेन्काइमा में पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा और ये सब कुछ होगा, ठीक है। इफ अनमैनेज, नॉट नेसेसरली, मैनेज वाले की भी खराब हो जाती हैं अगर आप उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन उसकी रिड्यूस नहीं हो रही। इट डिपेंड्स, ये हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब ये देख लो कि पल्मोनरी एडीमा भी होता है, नॉन इओसिनोफिलिक एल्वेलाइटिस होगा, पल्मोनरी इओसिनोफिलिया होगा, प्लूरल डिजीज होगा, एस्थमा होगा। अब ये बहुत मनहूस टेबल है, लेकिन इसमें से तुम लोगों ने याद क्या करना है? याद तुमने ये करना है 2 हिट लिस्ट ड्रग्स ऑन यूएचएस। जो हिट लिस्ट ड्रग्स है ना यूएचएस की, जो वो हमेशा पूछता है ड्रग्स में से, दैट इज इम्यूड्रॉन एंड ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन लिखा हुआ है किधर इसमें? ब्लियोमाइसिन कहीं मिल रहा है तो बता दो कहाँ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ होना चाहिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर लिखा हुआ है, पल्मोनरी इओसिनोफिलिया के अंदर। ब्लियोमाइसिन और एमाइड्रॉन, ये जो ड्रग्स है यूएचएस इसके ऊपर बहुत टेस्ट करता है, बार बार पूछता है, बहुत सारी ड्रग्स दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सी वाली ड्रग्स में से पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस हमेशा एम्यूड्रॉन और ब्लियोमाइसिन कॉज करती हैं, ये इनके मसले हैं, ये याद रखना, ठीक है। अम्यूड्रॉन के साथ भी लिखा हुआ है नॉन इओसिनोफिलिक एल्वेलाइटिस, स्पेशली ब्लियोमाइसिन
और इम्यूड्रॉन और ब्लियोमाइसिन को तो पक्का याद कर लो कि पल्मोनरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ये तुम्हारे यूएचएस के क्वेश्चंस के पास्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। यूएचएस में एक दफा एक पार्ट था उसके अंदर भी आया हुआ था, और यूएचएस का जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के जो सवाल होते हैं ना उनके अंदर भी ये पूछते हैं। पीजीटीज जो डिप्लोमास कराते हैं रेस्पिरेटरी में, उसमें भी इन्होंने पूछे हुए सवाल फजूल किस्म के। ठीक है, इम्यूड्रॉन और ब्लियोमाइसिन वाले सवाल। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स याद रखना। एस्थमा वाली इसमें से याद रखो बातें कि बीटा ब्लॉकर्स और एस्प्रिन और एनसेड्स कराती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अंदर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि प्लूर डिजीज फेनेटोइन, हाइड्रोलाजीन और आइसोनाइजिड कराती है। ठीक है, बाकी शिट याद मत करना, बाकी सारी शिट है। ठीक है, ये याद कर लो। और बस जो इंपॉर्टेंट बातें बताई इनको याद कर लो। इस टेबल की एक दफा रीडिंग कर लेना तुम लोग। ठीक है, रीडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम लोग को पता लग जाएगा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही चीजें खराब। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के इम्यूड्रॉन और ब्लियोमाइसिन को प्लीज याद रखो, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। एस बड़े एस्थमा के बाद क्या कहा मैंने? एस्थमा के बाद लिखा बोला था कि प्लूरल डिजीज में देखो कि पेनिटोइन, हाइड्रोलाजीन और आइसोनाइजिड भी प्लूरल डिजीज कराती हैं। ये भी यूएचएस पूछ लेता है कभी कभार। लेकिन ब्लियोमाइसिन और इम्यूड्रॉन तो हिट लिस्ट पे है ना यूएचएस की, वो तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, हम एमएनटी पे जाते हैं। मैं तुम्हारा सवाल चेंज करता हूँ, 2 मिनट बाद तुम एमएनटी पे जाओ और इसका आंसर करो। आई हैव चेंज योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो मैंने यूएचएस का छापा मारा है। इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे। 391690 इज योर स्लाइड। 391690 पे जाओ और इसको आंसर करो। इम्यूड्रॉन और ब्लियोमाइसिन हिट लिस्ट है। क्या नाम है? ये छापा मारा है मैंने यूएचएस का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम उठा के। थर्टी एट लोगों ने कर लिया है। आज मैंने सारा सवाल आसान इसलिए लिखे हैं ताकि तुम लोगों को प्रॉफ तक ये याद रहे सवालात जो हम करते हैं ना यहाँ पे क्वेश्चंस। आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर देम टिल द प्रॉफ, ताकि अगर ये रिपीट होते तो तुम लोगों को आते हो एटलीस्ट। तो माशाल्लाह से तुम लोगों ने सही आंसर दिया है। आई वोंट कॉल दिस टफ क्वेश्चन क्योंकि मैंने आंसर तुम लोगों को पहले बता के तुमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। वेरी नाइसली डन, तुम लोगों ने सही आंसर किया है। और 44 में से 40 लोगों ने इसका आंसर दिया है। आई एम रियली हैप्पी दैट यू डिड। एंड यू नो द आंसर। इसका आंसर ब्लियोमाइसिन है, ये हमेशा याद रखना। ये पेपर में आता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ है पास्ट पेपर्स में, तो यू शुड नो दिस इन जनरल। सही है, whatever I teach you in the class, I make sure कि मैं तुम लोगों को इस तरह पढ़ाऊं कि तुम्हारा यूएचएस का कवर हो, बिकॉज हमारा गोल तो ऑब्वियसली यूएचएस है ना। और इवन अगर तुम लोग कर लेते हो क्लास को, क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हो क्लास को, तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि इफ यू आर रीडिंग स्टेप अप या कैपलिन, तो मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बेसिकली तुम्हारी डेविडसन में लिखी है वो मैं एटलीस्ट कवर करा लूं, ताकि तुम अगर तुम छोटी बुक्स पढ़ो भी तो कल को तुम्हारे पास डेविडसन वाला नॉलेज हो एंड यू नो कि डेविडसन में क्या क्या लिखा था और कहाँ कहाँ लिखा था और क्या क्या इंपॉर्टेंट था। क्योंकि डेविडसन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बुक है और यू कैन नॉट डू इट एज अ होल। ठीक है, तो आई होप यू हैड अ गुड डे टुडे। दिस वाज इट फॉर टुडे। हमने पढ़ा था आईपीएफ, सार्कोइडोसिस, connective tissue diseases and the drugs which are related to pulmonary fibrosis and pulmonary diseases. That's it for today. If anyone wants to ask any question, you can stay back. If anyone wants to go, you can go. I'm here till 4:47. I'm going to give you 5 minutes for this, and then I'm going to leave. Feel free to go if you want to go. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कल का टेस्ट होगा, कल मैं टेस्ट लूंगा, याद रखना। वो सारे के सारे यूएचएस से क्वेश्चंस होंगे और मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। The questions are going to be a bit tough.
You have to remember this. UHS के questions होंगे, they're going to be very tough. और get on hold because UHS ने जिस पैटर्न पे दिए थे ना पुराने questions और मॉडल पेपर बनाया है, उस पैटर्न में मैं सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ. They're going to be tough. Remember this. पढ़कर आना. वॉलंटरी टेस्ट है, अगर देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो. अगर रिवीजन करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो ना करो. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. ठीक है, बट यूल गेट एन आइडिया कि यूएचएस कितना मनहूस है. I think we're done for today. Yes, sketchy along with Kaplan. Yes. माहीन असर का क्वेश्चन है. टाइमिंग फॉर द टेस्ट पीस ये होगा कि वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वे कि हर तुम लोग का ना टोटल टाइम दे दूंगा मैं. इफ आई कीप फॉर एग्जांपल 70 क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी, यहाँ मैं 60 रखता हूँ, यहाँ मैं 50 रखता हूँ, तो हर क्वेश्चन क्या तुम्हारे पास होगा 30 सेकेंड्स टू आंसर. तो टोटल टाइम होगा तुम लोग का, फॉर एग्जांपल इफ देयर 40 एमसीक्यूज, तो यू हैव 20 मिनट्स टू डू ऑल ऑफ द एमसीक्यूज. ठीक है, 20 मिनट्स में अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड. जहां तक तुम लोग करोगे वहां पे वो टेस्ट स्टॉप हो जाएगा खुद ही. इट्स गोइंग टू स्टॉप ऑन इट्स ओन और मेरे पास रिजल्ट सबमिट हो जाएंगे. नाम शाम डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ एनोनिमसली हो रहा है. मैं सिर्फ एंड में स्टैट्स डिस्कस करूंगा हर क्वेश्चन की कि किसने क्या आंसर किया. कोई पॉइंट आउट नहीं होगा पर्सन. नो वन हैज टू लॉग इन, नो वन हैज टू डू एनीथिंग. इट्स जस्ट अ टेस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ. दैट्स इट. आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम. जैसे मैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उसकी विंडो ओपन रखूंगा और उसके बीच में यू कैन लॉग इन. जैसे लॉग इन करोगे तो 20 मिनट्स लगेंगे. यू हैव टू डू द क्वेश्चन उसमें 20 मिनट्स में करना है. चीटिंग वीटिंग कर लोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा. मुझे पता ही लगेगा कि वीक पॉइंट्स क्या है. तो चीटिंग मत करना अगर तुम चाहते हो कि मुझे पता लगे वीक पॉइंट्स क्या है, क्या डिस्कस करना है उस क्लास को जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. मिशाल, आई कैन डेफिनेटली शेयर देम. आगे से मैं शेयर कर लूंगा. आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ निमोनिक्स फॉर यू गाइस एज वेल. और आखिर में आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज एज वेल फॉर यू गाइस, ताकि वो तुम लोग कर लो और तुम लोग को पता हो कि क्या क्या एमसीक्यूज दे सकते हैं ये लोग. आई एम गोइंग टू शेयर अ होल पीडीएफ ऑफ एमसीक्यूज विद यू, स्पेशली विद दोस्त जो टेस्ट करेंगे, और उसके आंसर्स भी होंगे, टेस्ट के आंसर उसमें होंगे. ठीक है. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है ऊपर जो लंबा सा क्वेश्चन था. मिस दैट क्योंकि नीचे आ गए थे. अच्छा, according to comparison of graph of obstructive and restrictive lung diseases shown in the beginning, restricted diseases are more crippling, right? Crippling, if you define crippling as, I can tell what's crippling or not because crippling is a very sweepy statement. ठीक है. क्रिपलिंग को अगर हम देखो, इट डिपेंड्स ऑन सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट. ज्यादा मनहूस, ज्यादा मुश्किल ट्रीटमेंट होती है रिस्ट्रिक्टिव की, और वो डिजीज ज्यादा वर्स आउटकम के साथ होती भी हैं. लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती हैं जो 50 साल बाद खराब होती हैं. तो उस केस में द क्रिपलिंग डिजीज वुड बी ऑब्वियसली सीओपीडी. इफ यू आर कंपेयरिंग कि किसका ज्यादातर वर्स आउटकम होगा, तो इट डिपेंड्स. लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में बेसिकली आपकी लंग की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, और दोनों में मसले खराब है, दोनों डिजीज खराब है, दोनों का क्रिप्टिंग पैटर्न है, दोनों ही खराब है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं. वी हैव 1 मिनट मोर, देन वी आर गोइंग टू गो. कल की क्लास में बहुत ज्यादा फनी बनाऊंगा. गेट रेडी फॉर अ वेरी फनी क्लास. और कल की क्लास के बाद ही टेस्ट होगा, अगर टेस्ट होगा तो. आई ट्राई टू मेक ऑल दी एमसीक्यूज टुडे ताकि तुम लोगों का मैं टेस्ट ले सकूं कल. आई एम गोइंग टू मेक ऑल द एमसीक्यूज आज ही, और it's going to take me time, yes, but let's see. But as long as it serves the purpose of helping you guys, then it's worth all the time that I'm giving it. I think we're done for today. No more questions we have. Revision kar lena. See you tomorrow, and we're going to hopefully finish respiratory tomorrow. ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं. खुदा हाफिज and thank you, peace. Thank you so much, peace. खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना.
and do your charity, that is compulsory. Every class has to go with charity. हर क्लास में charity करनी है. For every class you have to do charity. ठीक है, अल्लाह हाफिज.